जी ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं जी, बाकी वो आते रहेंगे स्टूडेंट्स। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अच्छा जी, तो आइएगा क्विक बुक्स की तरफ। कल जो हमने फीचर्स डिस्कस किए थे उसमें इनवॉइसेस से लेकर रिसीव पेमेंट तक थे, और दूसरा हमने पे बिल्स वेंडर्स का किया था। ठीक है जी, इसमें एंटर बिल्स भी हमने डिस्कस किया था कि बिल कैसे एंटर होगा और पे कैसे होगा, वो भी हमने डिस्कशन कर ली थी। ठीक है। अच्छा, आज हम पहले सिस्टम में जाएंगे। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज राइट चेक्स। अच्छा, अब आपने पेमेंट्स करनी है, लाइक कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आप पे करते हो मंथ एंड पे। ठीक है। अब हमने वो पेमेंट्स कुछ करनी है, तो हम जब पेमेंट करेंगे, चाहे वो कैश से करें या बैंक से, तो आप इस फीचर को यूज करेंगे, दैट इज यू कैन सी द राइट चेक्स। ठीक है। इसको जाने से पहले हम एक आइटम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक आइटम और जनरेट करते हैं। यू कैन सी द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर हमारा जो कैश और बैंक बैलेंसेस आ रहा है, इसमें दो हेड है, बैंक अल्फला और कैश इन हैंड। हम एक हेड और क्रिएट करते हैं विच इज नोन पेटी कैश। पेटी कैश बेसिकली आप लोगों को आइडिया है कि ये वो कैश का पोर्शन होता है जो सेट असाइड किया जाता है, सेपरेटली रखा जाता है इन ऑर्डर टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। यानी जो स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ से पे किए जाते हैं। ये आपका प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होता है कैश पे कंट्रोल करने का, कि आप मेजर कैश की बजाय पेटी कैश को ज्यादा एक्सपेंसेस के लिए यूज करें। तो हम यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं और नया हेड बनाते हैं, और हेड का जो टाइटल होगा वो बैंक होगा। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे और अकाउंट नेम हम सिलेक्ट करते हैं पेटी कैश, और सब अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ठीक है। तो यहां डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं हम पेटी कैश हेल्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये सेव एंड क्लोज किया। ये माइक 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 किसका ऑन है? जी एक मिनट जरा टेलीग्राम चेक करता हूँ, माइक किसका ऑन। वो डर मेरे अंदर नहीं है कि ये नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग किसी ने ऑनलाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ किसी ने, तो सारी उनकी आवाज उधर आ रही है क्लास। आप इसको म्यूट करें। जी, वो एक ऑफिस का जो एक कंप्यूटर वो ऑन था, इसकी वजह से डिस्टरबेंस हुई। ओके जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जी अब पेटी कैश का हमने अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि हम कर चुके हैं। आई थिंक इट हैज बीन क्लोज्ड। एक दफा इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लूं। ओके, तो हमने ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक नया हेड जो है वो क्रिएट किया। नाउ यू कैन चेक फ्रॉम हियर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, ये पेटी कैश का अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। मैं पहला स्टेप ये करता हूँ कि कुछ कैश जो है वो पेटी कैश में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, लाइक 20,000 रुपीज में ट्रांसफर करता हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर आप कैश टू कैश या कैश टू बैंक ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए आप यहाँ बैंकिंग में जाएंगे और बैंकिंग में जाकर आप ट्रांसफर फंड्स करेंगे। ये हम कर चुके हैं। लाइक 20th डेट आ रही है, इट्स ओके। देखिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम कैश इन हैंड, और कर रहा कहाँ पे हूँ, पेटी कैश में।
ये पेटी कैश में आ गया और अमाउंट आ गई 20,000। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं कैश गिवन टू कैशियर टू मीट पेटी एक्सपेंसेस। तो सेव एंड क्लोज किया। ये अब 20,000 का आपका क्रिएट हो चुका है पेटी कैश। लाइक आज मैंने पेमेंट्स करनी है, कुछ जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं, मैं आता हूँ राइट चेक्स में। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं आप। मैं कहता हूँ जी हम पेमेंट कर रहे हैं पेटी कैश में से। देखें ये 20,000 उसने बैलेंस शो कर दिया। ठीक है जी, अब यहां पर हम इसको डेट डालेंगे और यहां पर लाइक हमने 50 रुपीज पे किए, पेड फॉर ट्रेवलिंग टू स्टाफ। अब यहां मैं लिखता हूं जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये मेमो जो है ये दो जगह आएगा। यहां मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, अब इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा। ये आपने यहां से प्रिंट लेटर में चेक लगा देना है, अनचेक कर देना है इसको। ऑटोमेटिकली ये पेटी कैश नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। अच्छा, इसके वोचर का स्पेसिफिक नंबर लगाना हो तो एक और तरीका भी है, लाइक ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, P1 कर देते हैं। P स्टैंड्स फॉर पेटी। अच्छा, अगली दफा जब मैं वोचर बनाऊंगा आप देखेंगे खुद ब खुद P2 जनरेट कर देगा। अब ये मैंने 50 रुपीज की पेमेंट की। ठीक है जी, अब देखें ये नेक्स्ट वोचर उसने P2 कर दिया। आज की डेट में एक और पेमेंट कर रहे हैं, आप 200 रुपीज पे कर रहे हैं, पेड टू TCS फॉर कोरियर चार्जेस। ठीक है, तो यहां से हम कोरियर सेलेक्ट करते हैं, अगर कोरियर का हेड हमारे पास है। नहीं तो इसका पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नाम से हमने बनाया होगा, पोस्टेज एंड डिलीवरी। ठीक है जी, यहां से आप इसको कंट्रोल सी करें, यहां पर कंट्रोल वी करें। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं प्लीज रिमेंबर कि आप राइट चेक से के थ्रू करेंगे। ये तो मैंने पेमेंट की पेटी कैश से, लाइक एक बैंक से पेमेंट करते हैं। अब जब मैं बैंक से पेमेंट करने लगा हूं, यहां से मुझे बैंक अल्फला सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये चेक नंबर उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दो चेक बनाए थे। और आज देखें ये 9 पे ले गया, खुद ब खुद उसको एक प्लस करेगा। जहां पर हमारी चेकबुक खत्म होगी, हम नया सीक्वेंस आएगा तो हम वो एक मरतबा सीक्वेंस दोबारा डालेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जनरेट करना शुरू कर देगा। अब लाइक हमने 15,000 रुपीज पे किया, पेड रेंट ऑफ ऑफिस फॉर मार्च 2023। ठीक है जी, अब मैं यहां पर इसका हेड लूंगा रेंट एक्सपेंस। नाउ यू कैन सी 15,000, इसी को कंट्रोल सी किया, यहां से कंट्रोल वी किया। अब मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये मेरी पेमेंट बैंक अकाउंट से चली गई है। ठीक है जी, ये जितनी भी पेमेंट गई है ये सारी की सारी बैंक अकाउंट से हमारी ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये सोर्स आपने रेगुलरली यूज करना है, डेली बेसिस पे यूज करना है, बट केयरफुली यूज करना है कि बस कि आपने जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब भी मैं ये ओपन करूंगा तो लास्ट जो एंट्री की होगी वो आएगी। अब जैसे मैंने लास्ट रिकॉर्ड की बैंक अल्फला की, तो ये बैंक अल्फला बाय डिफॉल्ट लाएगा। लेकिन अब आज एक और पेमेंट मैं करता हूँ, लाइक अब पेटी कैश से मैंने एक पेमेंट करनी है, P3 खुद ब खुद उसने जनरेट किया और हमने लेट्स से 100 रुपीज पे किया, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ क्लाइंट। ठीक है जी, अब यहां पर मैं रिफ्रेशमेंट या एंटरटेनमेंट देखे कौन सा हेड है, ये मील्स एंड एंटरटेनमेंट। अब ये 100 रुपीज की मैंने एंट्री कर दी, ये मेरे पास पेटी कैश की एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है, अब इस तरह ये सारी एंट्रीज जो है आप कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करनी है आप उसको कर सकते हैं। आज हम एक नए फीचर की तरफ मैं लेके जा रहा हूं ट्रांजैक्शंस के बाद। यही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं सर्विस बिजनेस में, क्योंकि इसके बाद मैंने आपकी तरफ प्रोडक्ट बिजनेस में आना है, उस पर ज्यादा टाइम चाहिए होता है।
इसलिए मैंने स्टार्टिंग सर्विस बिजनेस से की। अब सबसे पहले आप रिकंसिलिएशन की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कि अगर जब भी आपका पीरियड एंड होता है या आज की डेट तक, जैसे 20 मार्च है, मैं 20 मार्च तक रिकंसिलिएशन करना चाहता हूं, तो हम बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है वो जरा देख लेते हैं। मैं जाऊंगा यहाँ, क्लिक करूंगा रिकंसाइल में। ये चीज आपने ध्यान से समझनी है, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी न्यू होगी, सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है जी, अब मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं कि हमारा जो बैंक अल्फ्ला है वो मैंने सिलेक्ट किया। बैलेंस एंडिंग जो आ रहा है आज की डेट में सिलेक्ट कर रहा हूँ 20th मार्च, क्योंकि ये फरवरी की शो कर रहे हैं, हम इसको 20th मार्च में ले जाते हैं। आज की डेट का जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास, दैट इज 742,500। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है, लिहाजा मैं उसकी एंट्री उस तरह तो नहीं डाल रहा, लेकिन वैसे समझाने के लिए मैं इसको लिखता हूँ 741,500। ठीक है जी, अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये कंटिन्यू किया। देखिए आपने करना क्या होता है कि ये आपके सामने आ रही है, ये पहले मैं अनचेक करता हूँ, क्योंकि ये मैंने आई थिंक इसको पहले चेक लगाया, ये अनचेक होगा। जब भी आप ओपन करेंगे ये अनचेक होगा, ये मैंने पहले थोड़ा सा इसको चेक किया था। ठीक है जी, तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है 742,500 है, और 1000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। राइट, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर बैंक स्टेटमेंट को सामने रखूंगा, और बैंक स्टेटमेंट में जो डिपॉजिट आ रहे हैं, जो भी बैंक डिपॉजिट है, वो मैं टिक लगाता जाऊंगा। ठीक है जी, कि ये ओके हो गए, यानी ये वो डिपॉजिट है जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं और कैश बुक में भी आ रही हैं। इसी तरह पेमेंट साइट पे आऊंगा तो 3 चेक मैंने इशू किए हैं। अब मैं देखता हूँ कोई चेक ऐसा तो नहीं है जो प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो लाइक हम कहते हैं जी कि ये चेक जो है ये प्रेजेंट हो चुका है। ये 2 चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि आज मैं 20th मार्च की कर रहा हूं और ये 24th मार्च की है। ठीक है, अब इसको हम रिकंसाइल करेंगे। अब वो कहते हैं जी कि आपका 99,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये बैलेंस है अभी, चूंकि प्रॉपर बैंक रिकंसिलिएशन नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां से आप एंटर एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, ये 99 के डिफरेंस को जनरेट करने के लिए आपने जिससे आपने एडजस्ट किया, तो अब आपने बताना है कि आपका वो कह रहा है जी अकाउंट बैलेंस कर दिया है। हम कहते हैं जी इसकी समरी डिस्प्ले करो। ठीक है जी, मैंने समरी डिस्प्ले की। ये आपके सामने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ रही है, जिसमें ये शो कर रहा है कि हमारा बैलेंस 742,500 था। 116 की आपने पेमेंट की। 3 आइटम ऐसी हैं जो आपकी पेमेंट है, 2 आइटम ऐसी हैं जो आपकी डिपॉजिट्स हैं, और क्लियर बैलेंस जो है 741 है, और न्यू ट्रांजैक्शन आपने 37,500 की है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो 704 जो है वो टैली होगा ऑटोमेटिकली बैंक रिकंसिलिएशन में। यानी ये जो आइटम आ रही है ना, 237,500, ये वो चेक्स हैं जो आपने इश्यू तो कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, जिसको अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट होती है बैंक रिकंसिलिएशन की। हाँ, हमारे यहाँ जो स्टाइल होता है रिकंसिलिएशन का वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये इसी तरीके से क्रिएट करती है। इसको हम एक्सेल में कन्वर्ट करके फिर हम इसको अपने उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फीचर होता है बैंक रिकंसिलिएशन का। हाँ, जब प्रोडक्ट बिजनेस करेंगे, हम ज्यादा डेटा डालेंगे, उस वक्त हम इसकी डिस्कशन ज्यादा करूंगा मैं आपके साथ, और बकायदा एक बैंक स्टेटमेंट बना के भेजूंगा, जिसके थ्रू हम बैठकर इसको रिकंसाइल करेंगे प्रॉपर तरीके से। कि बैंक हमें जो बैंक स्टेटमेंट भेजता है, उसको हम अपनी बुक्स के साथ कैसे रिकंसाइल करेंगे। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करनी है रिपोर्ट्स की। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें एक रिपोर्ट तो आप देख चुके हो, कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। आप वो कह रहे हैं दिस मंथ टू डेट, मैं इसको ये भी कर सकता हूं दिस फिस्कल ईयर, यानी इस साल का।
ये जब से अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें ये बकायदा शो कर रहा है कि आपका रेवेन्यू जो है सिविल केसेस से 60,000 है, अदर फीस से 10 है, 1,000 डिस्काउंट दी है। ये अनकैटेगराइज जो इनकम आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए कि जो ओपनिंग बैलेंस हमने डाले थे वो आज की डेट में डाल दिए थे, यानी ड्यूरिंग द ईयर। हमेशा याद रखिएगा कि जो ओपनिंग बैलेंस हम डालते हैं ना, अब इसको मैं करेक्ट करने का तरीका बताता हूं। इसको डबल क्लिक करेंगे और ये ट्रांजैक्शन आ गई ओपनिंग बैलेंस की, ये नाउ यू कैन सी। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये ट्रांजैक्शन आपके सामने नजर आ रही है ओपनिंग बैलेंस की। मैंने ये करना है कि इसको आपने 30 जून में ले जाना है, यानी पिछले साल के एंड पे। ये 30 जून का बैलेंस है, सेव एंड क्लोज किया। जैसे मैंने क्लोज किया, ये ट्रांजैक्शन जो है अब आप देख सकते हो यहां से निकल चुकी है। तो ये हमसे एक आप कह लें कि एक एरर हुई। उस एरर में ऑटोमेटिकली हमने वो डेट गलत होने की वजह से इस साल की फाइनेंशियल में उसको शो कर दिया। ठीक है, तो ये एरर्स को करेक्ट करने का तरीका भी आप सीख लोगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके टोटल एक्सपेंसेस है 32,850, जिसमें 100 जो है वो मील एंड एक्सपेंसेस एंटरटेनमेंट है, 200 पोस्टेज है, 15,000 रेंट है, 50 ट्रैवलिंग है और 17,500 यूटिलिटीज। अच्छा, इसके बाद ये जो दे रहा है रिकंसिलिएशन डिस्क्रिपेंसीज, ये जो अभी हमने बैंक रिकंसिलिएशन बनाई है, ठीक है जी, ये वाली। अब हम इसको बेसिकली, चूंकि ये तो वैसे ही हमने जनरली बनाई थी, इसको मैं अमाउंट में 0 कर देता हूं ताकि ये जो है वो कहता है ट्रांजैक्शन बैलेंस में नहीं है। सो अच्छा, ये वहीं से डिलीट होगी, चलें इसको छोड़ दें फिलहाल। सॉरी, रीस्टोर की कि 99,000 की अमाउंट जो है वो एक्चुअली वहां से आ रही है। अब ये जो 65 है इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। ये वही ओपनिंग बैलेंस है, देखें दो बैलेंस आ रहे हैं। मैंने इसको क्लिक किया और यहां पर जाके सिर्फ डेट मैंने चेंज कर दी और जून 2020 की डेट में जाकर इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। जैसे इस ट्रांजैक्शन को किया तो आप देख सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन अच्छा सेव नहीं हुई। इसको दोबारा देखिएगा, 30 जून 2020, सेव एंड क्लोज। ठीक है, सेव हो गई थी। अच्छा, अब जब सेव किया, अब देख रहे हो अभी तक यहाँ ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है जी, तो आप F5 का इसको बटन दबाएं, ये हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? डेट स्टिल यही शो कर रहा है। एक दफा फिर चेंज करें, 30 जून 2020 और सेव एंड क्लोज किया। वो कह रहा है जी कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा यस और यस कर दें। अब देखेंगे ये 15,000 की ट्रांजैक्शन हमारी रह गई। अब इस 15,000 की ट्रांजैक्शन को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं इसकी डेट में 30 जून 2020 को, क्योंकि जितने आपने ओपनिंग बैलेंस डालने हैं वो ईयर के स्टार्ट में डालने। ड्यूरिंग द ईयर कोई डेट आ जाएगी ना, अकाउंटिंग ईयर जहां से स्टार्ट होता है वहां से आप अगर डालते हैं तो वो उस साल की इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये 30 जून को या अगेन वो कहता है ट्रांजैक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा यस और ये यस कर दिया। आप देख सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन यहां से निकल गई और अब ये मेरा लॉस शो कर रहा है 62,850। ये बैंक चार्जेस की हमने एंट्री डाली और उसके बाद ओवरऑल हमारा बिजनेस इस वक्त शो कर रहा है कि 64,850 का नेट लॉस है। माइनस में जब फिगर देगा तो लॉस है, प्लस में होगा तो ये प्रॉफिट है। अच्छा, ये वो रिपोर्ट है जो हमारी रेगुलर बेसिस पर आती है, हमने फ्रीक्वेंटली लेनी होती है। अच्छा, ऐसी तमाम रिपोर्ट जो फ्रीक्वेंटली आती हैं उसको हम मेमोराइज कर सकते हैं एज अ फेवरेट रिपोर्ट्स। अब वो कैसे करेंगे, जरा यहां मैं क्लोज कर रहा हूं, यहां पे आइएगा। आप देखें वो लिखा आ रहा है रन फेवरेट रिपोर्ट्स। मैंने इसको क्लिक किया
अब ये सारी रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सॉरी, मैंने कस्टमाइज रिपोर्ट में जाना है। ठीक है, अब देखें, हम कहते हैं जी कि जो जो सी रिपोर्ट मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए ना, उसको क्लिक करूंगा और यहां से ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि मुझे बार बार यहां से रिपोर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट सेंटर में खुद ब खुद आ जाएंगी। अब जैसे मैंने एक और चीज लेनी है जी, बैलेंस शीट। लेट्स से बैलेंस शीट स्टैंडर्ड मुझे रेगुलर चाहिए, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ कोई और रिपोर्ट जो मुझे चाहिए, लाइक हम स्टेटमेंट ऑफ ये कैश फ्लोज लेते हैं, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ओके किया। ये देखो, ये 3 रिपोर्ट यहाँ पर आ गए। अब मैं जब भी इस रिपोर्ट को क्लिक करूंगा, ये वही रिपोर्ट ओपन हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली वो हमारी जनरेट करेगी। डेट्स वगैरह आप यहाँ से चेंज करेंगे, दिस फिस्कल ईयर, तो ये देखें सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा जी, अब इस रिपोर्ट को लेट से मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। जब मैं चाहता हूं जी कि इसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में करूं, तो एक्सेल में हम इसको ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्कशीट, यहां से मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक्सेल शीट में ये ओपन हो जाएगी और वहां पर ये हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, दिस वन। अब वो पूछ रहा है कि क्रिएट ए न्यू वर्कशीट इन न्यू या एग्जिस्टिंग। मैं कहता हूं जो न्यू शीट में क्रिएट कर दो। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो एग्जिस्टिंग भी हो जाएगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब वो कह रहे हैं जी बताएं कौन सी वर्कशीट है। जैसे ये बुक 1 है, इसको पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, सेव एज, लाइक डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया बुक 1 के नाम से, बल्कि इसको करते हैं हम क्विक बुक्स रिपोर्ट। अच्छा, अब मैं यहां पर इसको क्लिक करूंगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाकर क्विक बुक्स रिपोर्ट सेलेक्ट करता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। अब ये ओपन हो रहा है वर्ड में जाकर, इसको एक्सपोर्ट किया। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, रन करती है रिपोर्ट। ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुकी है। आप अपने मर्जी से इसको फॉर्मेटिंग करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें, पीडीएफ में भी यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट की तरफ आता हूँ, बैलेंस शीट, जो बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए। दिस फिजिकल ईयर टू डेट, ये बिल्कुल ठीक है, यानी इस साल की मुझे चाहिए। अब ये बता रहा है कि मेरे पास बैंक में अल्फा में पेमेंट पड़ी है 741,500, कैश इन हैंड में है 56,630, पेटी कैश है 19,650, और टोटल कैश बैलेंस आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अकाउंट्स पेएबल, सेल्स टैक्स पेएबल, ये सारी की सारी रिपोर्ट हमें शो कर दी, कैपिटल और वगैरह सब कुछ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये बैलेंस शीट टैली है। अगेन इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट, आप इसको एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हो एक्सेल में, बड़े आराम से हो सकता है। यहाँ एक चीज और भी दिखा दूं आपको, दिस वन कोलैप्स। जब मैं कोलैप्स करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसके सिर्फ मेन हेड जो है वो शो कर रहे हैं। देखिए, जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, कुछ हेड ऐसे थे जो मेन अकाउंट थे, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इसके अंदर 3 हेड थे, वो उसने हाइड कर दिए, यानी ये मेन अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हमें दे रहे हैं। और जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो डिटेल में रिपोर्ट देगा। अब जैसे देखें, ये टोटल है
जैसे मैं इसको कोलैप्स करूंगा तो 817,780 रह जाएगा ये, और वो जो डिटेल है वो हमारे पास खत्म हो जाएगी। ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट के बाद अब आइएगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स जो अभी सारी रन नहीं होंगी यहाँ पर। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की कई रिपोर्ट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड जो अभी डिस्कशन की हमने, एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल। ठीक है जी। अब डिटेल में क्या करेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा जो आपने देखा था उसके अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी एक एक करके आपको शो करेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए होती है हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। यानी अगर आप एक महीने में 500 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये 5 के 500 ट्रांजैक्शन को शो करेगा। ये बेहतर ये होता है कि हम चेक करने के लिए होता है कि किसी स्पेसिफिक डेट पे कोई एंट्री हमने ट्रेस करनी है तो यहां से मैं ट्रेस कर सकता हूं। अदरवाइज ये रिपोर्ट हमारी रेगुलरली यूज नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन, अभी तो चूंकि एक साल का डेटा डाल रहे हैं तो यहां पर कंपैरिजन जो है उस तरह नहीं बनेगा। ये जुलाई 1 से उसने उसी तरह वही फिगर उठा के कंपैरिजन कर दी है, अदरवाइज ये ईयर वाइज कंपैरिजन करेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, ये देखें ये प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, अब यहाँ पर 22 में भी सेम वैल्यू वो शो करेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन ये परसेंटेज में भी शो कर रहा है। इस और उस रिपोर्ट में फर्क ये है कि वो सिर्फ वैल्यूज में थी, ये वैल्यूज के साथ आपकी परसेंटेज में भी है। हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देखिए, इनकम बाय कस्टमर, मैं देखना चाहता हूं किस कस्टमर के थ्रू मैंने ज्यादा इनकम जनरेट की है। अभी तो देखें आपके सिर्फ दो कस्टमर हैं हमने जो बनाए थे, एक आई थिंक कंपनी के नाम पे बनाया था, एक पर्सनल। जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो कि हम ये शो कर रहा है कि एपीसी कंपनी से हमने 60,000 की इनकम जनरेट की है और मिस्टर जमाल अहमद से हमने 9,000 की इनकम जनरेट की है। ठीक है, यानी ये इनकम बाय समरी आ जाता है। इसी तरीके से एक रिपोर्ट होती है जिसको इनकम बाय कस्टमर डिटेल, ये सेम वही है लेकिन यहाँ पर एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो हमें शो कर देगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में है, ये रिपोर्ट्स हमारी प्रोडक्ट में ज्यादा चलेंगी। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड जो अभी डिस्कस की, डिटेल में जाएंगे तो वही ट्रांजैक्शंस आएंगी। बैलेंस शीट समरी करेंगे तो वो कॉन्डेंस फॉर्म में आएगी प्रीवियस ईयर कंपैरिजन के साथ। क्लास वाइज अगर आप चल रहे हैं, डिफरेंट क्लास वाइज एंट्रीज कर रहे हैं तो क्लास वाइज ले सकते हो। ये चार्ट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक दफा देख लें। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है जो कि आपका डायरेक्ट मेथड के थ्रू बनी होती है। ठीक है, ये आपके दो मेथड होते हैं कैश फ्लो के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ये जो आपको एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रहा है कि कहां कहां से आपने पेमेंट ली है और किन किन को पेमेंट की है। तो एंड पे ये रिकंसाइल कर रहा है कि कितना कैश ओपनिंग था और कितना क्लोजिंग है। वो ऑटोमेटिकली नेट इंक्रीज भी बता दिया कि ड्यूरिंग द ईयर आपका 817,780 है। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट मैंने यहां पर रिपोर्ट कैलेंडर में भी लिखा क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंटली यूज होती है। अब आइएगा कस्टमर रिसीवेबल। कस्टमर में आप एजिंग, एजिंग आपको आइडिया होगा एजिंग क्या होता है, कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कस्टमर से कितनी अमाउंट ऐसी है जो अभी भी हमारी रिसीवेबल है। ठीक है जी, जो हमारी रिसीवेबल है। अब मैंने ये इससे क्लिक किया तो ये आप यहां पर दिस फिजिकल ईयर ले लें। तो ये शो कर रहा है कि आपका एक क्लाइंट है एबीसी कंपनी जिससे 61 से 90 डेज हो चुके हैं, उसने अभी हमें पेमेंट नहीं की। ठीक है, लेकिन ये मैंने दिस फिजिकल ईयर से शुरू किया है तो इसमें इसने उसको वहां से काउंट करना शुरू किया है और यहां से 61 टू 90 डेज पर ले आए। और यहीं पर अगर आप जाएंगे इसकी डिटेल में, तो डिटेल में अगर आप देखें तो उसमें एक एक डिटेल देख। अच्छा, ये वाली रिपोर्ट जो है ना, बैलेंस कस्टमर बैलेंस समरी, ये हमारी बड़ी फ्रीक्वेंट होती है। इस वक्त एक कस्टमर ऐसा है जिससे मैंने पेमेंट लेनी है और वो है एबीसी कंपनी। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ना, मैंने यहां पर जब देखा था ये कस्टमाइज रिपोर्ट में हमें नजर नहीं आई, तो मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको कस्टमाइज कर देता हूं। ठीक है,
और इसको ओके कर देता हूं। अब ये कस्टमाइज रिपोर्ट में हमारी चली गई, और कस्टमाइज रिपोर्ट में देखें, दिस वन, यहां से क्लिक करेंगे मेमोराइज रिपोर्ट में। ठीक है, ये देखिएगा आपकी बैलेंस शीट, जर्नल लेजर एंट्री। अच्छा, इधर से भी उठाइएगा मेमोराइज रिपोर्ट में अकाउंटेंट से। ये बेसिकली कस्टमर की रिपोर्ट थी। मैं कस्टमर में जाऊंगा, कस्टमर से हम ये ले लेते हैं कस्टमर बैलेंस समरी, इसको भी ऐड कर लेते हैं और ओके किया। अब देखें ये रिपोर्ट यहां पर आ चुकी है। मैं क्लिक करता हूं तो देखिए आपके सामने आ जाएगी। तो जो रिपोर्ट आपकी फ्रीक्वेंटली यूज होनी है, कोशिश ये करें कि उसको आप अपने मेमोराइज रिपोर्ट में ऐड कर लें, जिसको फेवरेट रिपोर्ट्स कहते हैं। यानी ये डेली दे सकते हैं। आप जब देखना चाहें कि एक कस्टमर का कितना कितने बैलेंस रहते हैं, मैं बजाय यहां से रन करूं रिपोर्ट, डायरेक्टली इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास सामने आ जाएगी। ठीक है, तो जो जो रिपोर्ट हमें ज्यादा चाहिए वो हम यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं रिपोर्ट्स यहाँ से। देखिए अभी हमने कंपनी एंड फाइनेंशियल से देखी थी। अब कस्टमर एंड रिसीवेबल में आएंगे तो देखें ये पूरी डिटेल दे रहा है हमारे यहाँ पर। यहाँ से जो आपको रिपोर्ट चाहिए वो ऐड कर लें। सेल्स से देखनी सेल्स से आप कर सकते हैं। मतलब ये आपके पास बेशुमार लिस्ट है, जहां से आप करना चाहें वो कर लें। लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट, कस्टमर फोन लिस्ट, कस्टमर कॉन्टेक्ट लिस्ट, वेंडर लिस्ट, अकाउंट लिस्टिंग, आइटम प्राइस लिस्टिंग, आइटम लिस्टिंग, बेशुमार रिपोर्ट्स हैं। देखें ये रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसको आपको एक एक रिपोर्ट को खोलकर देखना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, और क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रीक्वेंटली मुझे देखनी चाहिए। हर वो रिपोर्ट जिसको आप थिंक करते हो कि ये मुझे डेली बेसिस पे, या आप बहुत यानी इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में इसको व्यू करना है, तो इसको आप कस्टमाइज रिपोर्ट में जाकर मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिस्ट बनती जाएगी, उसको आपको फिर रिपोर्ट्स में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहां से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट रिपोर्ट अगर आप देखें कंपनी और फाइनेंशियल्स में, कस्टमर और रिसीवेबल में, ये जो बाकी इनवाइसेस आ रही हैं, बाकी जो आ रही हैं ये तो हमें जरूरत नहीं है। कस्टमर बैलेंस डिटेल में एक एक इनवाइस रहेगा। हाँ, ये इनवाइस जो है ये भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसको कहते हैं ओपन इनवाइसेस। ये बेसिकली उन तमाम इनवाइसेस को शो कर देगा जिसके अगेंस्ट अभी हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो उसने आपके सामने दो इनवाइसेस ले आया। देखें एग्जैक्टली वही अमाउंट ला रहा है 48,000, और वो ये बता रहा है कि एक इनवाइस जो है वो 18 मार्च 2023 को जनरेट हुई है। अलबत्ता इसकी ड्यू डेट जो है वो 17/4/2023। दूसरी इनवाइस, इनवाइस नंबर 3 जो है वो भी सेम डेट को जनरेट हुई है, और उसकी ड्यू डेट भी 17 अप्रैल 2023 है। ठीक है, और कितनी कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो भी हमें इसने शो कर दी है। ठीक है, ये भी एक इनवॉइस है मतलब आज लाइक वर्किंग डे जैसे ही ऑन होता है, आप देखते हैं जी कि किस कौन कौन सी इनवॉइस जो है वो मेरी पेंडिंग चल रही है, जो ड्यू डेट में नहीं आ रही। ठीक है, उसके मुताबिक आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो कौन कौन सी इनवॉइस ऐसी है जिसकी पेमेंट मुझे आज कलेक्ट करनी। ठीक है, अगेन रिपोर्ट्स में आइएगा। अब कस्टमर में जो बाकी आ रहा है एवरेज डे टू पे समरी, एवरेज डे टू पे, इसकी मुझे ऐसा ही जरूरत नहीं है। और अगर कस्टमर फोन लिस्ट चाहिए, कस्टमर कांटेक्ट लिस्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अब आते हैं सेल्स की इनवॉइसेस की। अब देखिए सेल बाय कस्टमर, यानी अगर मैं ये देखना चाहता हूं कस्टमर वाइज मेरी सेल क्या है, किस कस्टमर को मैंने कितनी सेल की है, तो वही दो इंफॉर्मेशन आ गई कि एबीसी कंपनी को मैंने 60,000 की सेल्स की है और जमाल अहमद को 10,000 की सेल की है। ठीक है, अच्छा जो वहां 48,000 आ रहा था वो रिसीवेबल अमाउंट थी। ये टोटल सेल है जो आपने इस पीरियड में इनको, इन कस्टमर्स को की है। तो यहां पर आपकी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेटिंग भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा क्लाइंट या कौन सा कस्टमर ऐसा है जो हमसे ज्यादा बाइंग कर रहा है। इसी तरीके से सेल्स में
आइटम वाइज सेल भी आप ले सकते हो। यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट नहीं है तो इतनी बेहतर वो नहीं आएगी, जो हमने आइटम क्रिएट की हुई है वो बस बता देगा। वो कह रहे हैं जो सिविल केसेस में हमारे पास 60,000 की सेल की है और डीड राइटिंग में हमने 10,000 की है, जिसकी परसेंटेज भी हमें बता रहा है कि परसेंटेज 85.7% सिविल केसेस की फी हमने ली है और 14.3% डीड के लिए। तो ये जितनी ज्यादा सर्विसेज होंगी या जितनी ज्यादा आइटम्स होंगी प्रोडक्ट की, एक एक आइटम की प्रॉफिटेबिलिटी आपको शो करता जाए। ठीक है जी। अब इसी तरीके से सेल्स में और कोई रिपोर्ट जो है वो इतनी ज्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। वेंडर्स की अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, वो जो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बैंकिंग की रिपोर्ट्स में हाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आइएगा अकाउंटेंट एंड टैक्सेस। देखिए एक चीज मुझे रेगुलर बेसिस पे चाहिए एंड दैट इज ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है जो हमें उसने शो करती है। ये ट्रायल बैलेंस लास्ट मंथ का है। मैं अगर कहता हूं दिस फिस्कल ईयर, तो देखेंगे उसने ये फिस्कल ईयर का दे दिया। ये हमारा ये शो कर रहा है कि बैंक या एक एक चीज आप देखिए जरा, इसको मैं लार्ज करता हूं। ये सारे बैंक बैलेंसेस आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अकाउंट्स पेएबल, एक एक हेड चेक करते जाओ, आपका यहां पर आ रहा है। और टोटल ट्रायल आपका टैली, जस्ट एक क्लिक पे आपको सारा ट्रायल मिलेगा। और ये भी ऐसी रिपोर्ट है जो हमें मंथली बेसिस पे तो कम से कम चाहिए होती है। ठीक है, इसको भी मेमोराइज कर सकते हैं। इसको मेमोराइज करने के लिए जब जाएंगे तो यहां से सिलेक्ट करेंगे अकाउंटेंट एंड टैक्सेस। इसमें ये ट्रायल बैलेंस आ रहा है, मैं इसको ऐड करता हूं और इसको ओके कर दी। ठीक है जी। अच्छा अब आइएगा नेक्स्ट में रिपोर्ट्स में। अच्छा इसके अलावा जनरल लेजर, जनरल लेजर ये मैंने क्लिक किया जनरल लेजर का। ये उसने जितने भी हमने अभी तक ट्रांजैक्शन किए हैं वो लेजर वाइज एक एक लेजर शो करता है, जिसको जीएल कहते हैं। अब जब आप ऑडिट करने जाते हो कहीं पर, तो पहला आप क्वेश्चन ही उसे ये करते हो कि भाई आप मुझे जीएल प्रोवाइड कर दो, जनरल लेजर। ये बहुत डिटेल में होता है और इसको हमें लाजमन एक्सपोर्ट करना होता है, क्योंकि इसके प्रिंट आउट नहीं लिए जाते हैं। इसको एक्सपोर्ट करके फिर इसी को हम फिल्टर्स लगा के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये ऑडिट पर्पसेस के लिए यूज होता है, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए भी ये बड़ा जरूरी है आपका। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, एक आपसे और डिस्कस करना है ऑडिट ट्रेल। ठीक है जी। ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि आपकी ये जिस डेट की देखना चाहते हो, कितनी एंट्रीज पास की हैं, वो सारी की सारी आपको यहां पर शो कर देगा। ये सारी एंट्रीज शो कर रहा है आपकी जो आपने की हैं। ठीक है, ये 20 तारीख की। अगर मैं कहता हूं जी नहीं आज की एंट्रीज ये आज की हैं 20th, ठीक है, ये बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है किस डेट को आपने मॉडिफाई किया। असल में आज जो भी ट्रांजैक्शन आपने मॉडिफाई की है वो भी आएगी, जो आपकी प्रायर ट्रांजैक्शन है जो पहले से कर चुके हैं वो भी आ जाएगी उससे रिलेटेड। मसलन अब ये ओपनिंग बैलेंस की 50,000 की ओरिजिनल एंट्री थी जो आपने 13 मार्च 2023 में की थी, और ये प्रायर स्टेटस शो कर रहा है कि ये पहले से हुई हुई थी। अब लेटेस्ट ये है कि आपने इसकी डेट को चेंज कर दिया और 30 मार्च 2023 को आपने कन्वर्ट कर दिया 30 जून 2020 में, यानी ओपनिंग बैलेंस में इसको कन्वर्ट किया, ओपनिंग बैलेंस की डेट चेंज की, तो ऑटोमेटिकली ये आपका उसने बता दिया कि ये लेटेस्ट स्टेटस है। ये प्रायर स्टेटस है दोनों एंट्रीज का और ये लेटेस्ट स्टेटस है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये एक एक ट्रांजैक्शन जो आज की है वो आ रही है, जो न्यू ट्रांजैक्शन की है वो इस तरह शो होगी लेटेस्ट में, बस सिंपली। जैसे आज हमने 50 रुपीज की एक एंट्री डाली, 200 की एक और एंट्री की, 15,000 की एक और एंट्री की, इस एंड सो ऑन। और जो जो एंट्री आपने चेंज की है वो भी सामने आ जाएगी, जो एंट्री आपने आज नई की है वो एंट्री भी आ जाएगी। ये इसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल। अब इसका बेहतर क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने ऐसी की है जो मिस्टेक हो गई है, आप उसको ट्रेस करना चाहते हैं तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके थ्रू ऑडिट ट्रेल के थ्रू ये आज की सारी ट्रांजैक्शन शो कर देगा।
और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तो मैंने लॉगिन क्रिएट ही नहीं किया हुआ, अभी मैंने सिर्फ एडमिन लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं सारी ट्रांजैक्शन एडमिन में कर रहे हैं। हम आगे जाकर जिस वक्त ज्यादा डाटा डालेंगे तो मैं इसको एक दो लॉगिन क्रिएट करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि लॉगिन में मैं जो रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। यानी वो पर्सन, मिसाल के तौर पे आपका एक एम्प्लॉय है, आप चाहते हैं कि सिर्फ ये सेल इनवॉइसेस एंटर करता जाए और उससे रिलेटेड फीचर्स ऑन कर देते हैं, और जो कैश आता है वो रिसीव करें, ठीक है। और किसी भी एंट्री को ना वो एडिट कर सके, ना ही किसी एंट्री को वो डिलीट कर सके। ये बहुत जरूरी होता है कंट्रोल पर्पसेस के लिए। तो उस सूरत में आप क्या करोगे कि उसको आप डेफिनेटली उस आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे। वो कैसे लगाई जाएंगी वो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन उसके थ्रू फिर ये चेंज कौन करेगा? चेंज कोई भी ट्रांजैक्शन चेंज करनी है तो एडमिन कर सकता है। हाँ, अगर किसी पर्सन से गलत हुई है तो जेवी जरूर डाली जा सकती है। फॉर द टाइम बिंग लेट्स अज्यूम कि ये जो मैंने 15,000 की ट्रांजैक्शन की है दिस मंथ, जो रेंट की मैंने कर दी, ठीक है, ये फेब्रुअरी का रेंट, यानी ये रेंट नहीं था मेरा, किसी और हेड में जाना चाहिए था, ये मेरा मेंटेनेंस एक्सपेंस था लेट्स से। अब मैं, मेरे पास लेट्स से अथॉरिटी नहीं है तो मैं इसको, और वैसे भी हम देखें किसी भी एंट्री को क्लिक करके डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ये बेसिकली एडमिन सिर्फ कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जेवी डालेंगे। तो अकाउंटेंट में जाकर आप यहां पर मेक जनरल जर्नल एंट्री की तरफ चले जाएं। ये देखिएगा, अकाउंटेंट में जाकर मेक जनरल जर्नल एंट्री। अब मेरी बेसिकली एक एंट्री रॉन्ग हुई थी, और ये मैंने एंट्री करनी है आज की डेट में 20 मार्च। हम कह रहे हैं जी कि जो हमने रेंट पे किया था, आप इसको भी नेम दे लें JV1, ठीक है जी। तो यहां से अकाउंट सेलेक्ट करूंगा कि रेंट जो है वो गलती से सिलेक्ट हो गया था, मैं इसको मेंटेनेंस एक्सपेंस में लेके जाना चाह रहा हूं। ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और यहां पर 15,000 की अमाउंट डेबिट करता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं कि मेंटेनेंस एक्सपेंस wrongly charged to rent। कंट्रोल पर्पस के लिए किसी एंट्री को ना डिलीट किया जाता है ना एडिट किया जाता है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसकी जर्नल जर्नल एंट्री पास कर लो। ये जो मैं पास कर रहा हूं ये रेक्टिफाई एंट्री है, ठीक है। अब यहां से क्लिक किया और रेंट एक्सपेंस को मैं क्रेडिट कर दूंगा ताकि रेंट एक्सपेंस 0 हो जाए। और वही देखें खुद ब खुद उसने बाय डिफॉल्ट उसको उठा लिया। और सेव एंड क्लोज करता हूं। अब जब मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, सो यू कैन सी, देखिए रेंट एक्सपेंस मेरा 0 हो चुका है, और रिपेयर मेंटेनेंस में ये अमाउंट आ गई, यानी एक हेड से निकलकर ऑटोमेटिकली दूसरे हेड में ये ट्रांसफर हो गई। तो ये भी फीचर आप यूज करते हो जनरल जर्नल। अब मैं जरा इसको सम अप करूं तो देखें, सेल की भी हमने सारी ट्रांजैक्शन डिस्कस की। हाँ, परचेज अलबत्ता यहाँ पे चूंकि सर्विस बिजनेस है, वो हम प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस कैसे एंटर किए जाने हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कैश कैसे रिसीव होगा कस्टमर से, पेमेंट वेंडर को कैसे करोगे, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट्स में आते हैं फर्दर। जो मैं अकाउंटेंट और टैक्सेस में था, ऑडिट ट्रायल के बाद अब यहां पर आपके पास बेशुमार और रिपोर्ट्स भी हैं। ये इनकम टैक्स प्रिपरेशन, इनकम टैक्स समरी, इनकम डिटेल, ये हमने यूज नहीं करना क्योंकि ये यूएसए टैक्सेशन पर बेस करेगा। यहां पर अगर आप देखना चाहते हो ट्रांजैक्शन डिटेल बाय अकाउंट, किसी भी एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल, तो ये देखें ये सारे अकाउंट्स की डिटेल दे गई, दे दी उसने, ठीक है। आप यहां से कस्टमाइज रिपोर्ट में जाकर फिल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है जी। लाइक मैं फिल्टर में कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन से अकाउंट शो करे, ऑल बैंक अकाउंट्स, राइट। और ओके किया तो अब आप देखेंगे यहां पर सिर्फ बैंक से रिलेटेड लेजर आ गया। यानी अगर आपको स्पेसिफिक लेजर देखना चाहते हैं, ये तो जनरल लेजर में सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं,
अगर आप ये वाली रिपोर्ट देखिएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल बाय अकाउंट, यहां से जाएंगे एक दफा, फिर देखिएगा मैं रिपोर्ट कस्टमाइज रिपोर्ट में जाऊंगा, यहां से फिल्टर लगाऊंगा, और फिल्टर में मैं ये कहता हूं जी कि अभी तो ऑल बैंक अकाउंट्स हैं, मैं इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं सिर्फ सिर्फ मुझे रेंट एक्सपेंस को शो कर दो, और ओके किया, तो आप देख सकते हो ये रेंट एक्सपेंस हमारे सामने आ गया। और ये दोनों ट्रांजैक्शन चूंकि आज की हैं तो आपके माइंड में होंगी। देखिए पहली ट्रांजैक्शन आपने कहा कि जी हमने चेक पे किया रेंट का मार्च 2023 में, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने एक जेवी डाली, जब आपको ये पता लगा कि ये तो मैंने एंट्री गलत कर दी, और आपने इसको, ये देखें ये अकाउंट आ रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। देखिए रेंट का पहले डेबिट बैलेंस आया था एज एन एक्सपेंस, जैसे ही आपने एडजस्टिंग एंट्री डाली ये खुद ब खुद ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप फिल्टर लगाकर एक किसी स्पेसिफिक लेजर को या कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर्स को ले सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर देखना चाहता हूं, और मैं ये कहता हूं जी कि आप मुझे ऑल करंट एसेट शो कर दो या ऑल बैलेंस शीट अकाउंट्स यूज कर दें, तो मैंने जैसे बैलेंस शीट अकाउंट्स यूज किए तो ये सारे बैलेंस शीट के हेड्स की लेजर्स ओपन हो गए, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेटिंग भी मैं समझा देता हूं कि लाइक मैं इसको अगर प्रिंट लेता हूं, ये देखिए कंट्रोल प्रिंट प्रीव्यू, तो ये लेजर जो है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए। आप जैसे ये नेम चले ठीक है, डेट है, अब ये टाइप की मुझे जरूरत नहीं है प्रिंट आउट के लिए, स्प्लिट की मुझे जरूरत नहीं है, तो ये CIR जो लिखा आ रहा है इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसी रिपोर्ट में यहां जाऊंगा, कस्टमाइज रिपोर्ट में, यहां पर आपको लेफ्ट साइड पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, लेफ्ट मार्जिन है, ये टाइप मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूं। जो चीज मुझे चाहिए उसको चेक लगाता जाता हूं, जो नहीं चाहिए उसको अनचेक करूंगा। जैसे डेट मुझे चाहिए, नंबर चाहिए रिपोर्ट में, नेम ओके मैं कहता हूं जी बिल्कुल मुझे चाहिए, मेमो भी चाहिए, ठीक है जी। अब ये CIR जो है इसको मैं खत्म कर देता हूं, क्लियर को, स्प्लिट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूं। ये डेबिट क्रेडिट और बैलेंस ये बिल्कुल मुझे चाहिए। ये अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट देखें आपके लिए वो आ गई जो आपको चाहिए, ठीक है। यानी मुझे बहुत सी चीजें ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अब मैं इसको चाहूं तो एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। मैं क्रिएट न्यू इनवॉइस, वही एक्सेल शीट में जाकर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं, ठीक है जी। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये मेरे पास ओपन है, ये देखिएगा ये सारे लेजर जो हैं जो मैंने जिस फॉर्मेट में लिए थे वो सारे मेरे सामने आ रहे हैं, ये सारे, ये बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। तो इसमें बेशुमार फीचर्स हैं रिपोर्ट्स लेने के लिए भी। रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उसको क्लिक करके कस्टमाइज रिपोर्ट में जाकर उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप कहते हो जी शो फिल्टर, तो ये हमें फिल्टर भी शो कर देगा कि ये फिल्टर हमने लगाए होंगे, ठीक है। मतलब ये तो आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आती है, लेकिन अभी चूंकि इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आएगी, कोई डेटा कम है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बिजनेस में ज्यादा काम करूंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा अब आ जाए एक और छोटा सा फीचर, बजट। अब आप यहाँ पर बजट भी कर सकते हैं, ये तो खैर रिपोर्ट है, बजट बनाया कैसे जाता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ये बजट वर्सेस एक्चुअल कर लेता हूं, वो कहता है यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी बजट टू रन रिपोर्ट, क्लिक क्रिएट न्यू क्रिएट बजट। अब मैं ये न्यू बजट क्रिएट कर लेता हूं। अब वो कह रहा है किस पीरियड का बजट क्रिएट करना है, क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस का बजट बनाना चाहते हैं या बैलेंस शीट का। अगर आप दोनों का बनाना चाहते हैं तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे, फिर दोबारा ओपन करेंगे और फिर बैलेंस शीट का भी आप बना सकते हो। ये मैं वैसे नेक्स्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। वो कह रहा है जी एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस बजट क्राइटेरिया में कोई एडिशनल क्राइटेरिया है तो बताइए, मैं नो कर देता हूं। अब क्रिएट बजट फ्रॉम स्क्रैच या क्रिएट बजट फ्रॉम प्रीवियस ईयर एक्चुअल डाटा। देखें आपने बजट में दो अप्रोचेस पढ़ी होंगी,
एक अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट। उसके लिए हमेशा प्रीवियस ईयर का जो डाटा है वो बेस बनता है, उसके अंदर वेरिएशन करते हैं और न्यू बजट बन जाता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है जीरो बेस बजट, यानी जहां पर आपकी जो पास्ट वैल्यूज हैं उसको आप टोटली इग्नोर कर देते हैं, और जो आपकी बजट में जो वैल्यू है उसको जस्टिफाई करना होता है और जीरो से स्टार्ट करना होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम आप इसको बजट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको ये सारे फीचर्स देने के बाद मैं बजट फ्रॉम स्क्रैच कर रहा हूं और मैं इसको यहां पर क्लिक कर दे रहा हूं। अब आप यहां पर क्रिएट न्यू बजट। अच्छा ये तो हो रहा है ना, सॉरी। ये मेरा क्लोज हो गया। अच्छा, ये बजटिंग आ रही है, यहां से ओपन करते हैं प्लानिंग एंड बजट, सेटअप बजट। ठीक है, ये वही आ गया। अब यहाँ पर अब आप बजट में ना डाटा डालते जाएंगे, लाइक आप कहते हैं जी जुलाई में मेरे पास कम से कम 300,000 का रेवेन्यू होना चाहिए, अगस्त में 350,000, ये मंथली बेसिस पे बनाना होता है। एक एक आइटम आप यहाँ लिखते जाएंगे। अभी मैं इसको सेव नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक एक आइटम का आप बनाते हैं। आप कहते हैं जी क्रिमिनल केसेस का जो मेरा बजट है, ये साथ साथ देखें टोटल करता जा रहा है बजट को। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ, मैं कहता हूँ जी 250,000, ये 900,000 हो गया, 200,000, ये 1.1 मिलियन हो गया। इस तरह आप पूरे साल का बजट बना सकते हैं। अब ये बजट बनाने के बाद आप इसको सेव करके ओके कर देंगे। अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये अब जैसे डिस्काउंट अलाउड है, अदर सर्विस फी है, एडवर्टाइजिंग है, इसका बजट रख रहे हैं, कंप्यूटर एक्सपेंसेस का, डेप्रिसिएशन का, इंश्योरेंस का, यानी एक एक हेड का आप एस्टिमेटेड बजट बनाएंगे। इसका एडवांटेज ये होता है कि फिर जब बजट को आप बना लेते हैं तो उसको कंपैरिजन कर सकते हैं एक्चुअल से, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी वेरिएंस। तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर रुकूंगा, और ये तमाम फीचर्स हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस में जो बहुत इन डेप्थ है। ये तो सर्विस बिजनेस मैंने लिया था। अब हम एक नई कंपनी जनरेट करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में, जिसमें बाकायदा प्रोडक्ट बिजनेस होगा, और उस प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर वेरियस आइटम्स क्रिएट करेंगे। और अब हमने जो डाटा लेना है वो काफी ज्यादा लेना है, ताकि हम उन रिपोर्ट्स को प्रॉपर रन कर सकें। कुछ पे हम कॉस्ट और प्रॉफिट का मार्जिन कम रखेंगे, कुछ पे प्रॉफिट का मार्जिन हम हाई रखेंगे। और एंट्री जो है वो हम बैक डेट से शुरू करेंगे, ताकि क्योंकि ये अगली डेट तक चला जाएगा तो रिपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रिपोर्ट एज एट टुडे दे रहा होता है। ठीक है, तो वो डेट बाय डिफॉल्ट उठाता है, तो इस वजह से हमें रिपोर्टिंग में थोड़ा सा इशू आता है। हम बैक डेट में जाकर एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी हम इसको कल डिस्कस करेंगे। जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हैं, आई कैन रिस्पॉन्ड। ठीक हो गया जी।